हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 1 ऑफ मॉड्यूल ए, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, हमारे कंपोनेंट का। इसमें ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये हम कर रहे थे, और उसमें हम आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो डिस्कशन है उसको यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो ऑलरेडी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी का एवोल्यूशन होता है और उसमें क्या स्टेजेस है। बिफोर ब्रिटिश किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है, और उसके सारे फिनोमिनन प्रोसेस हम देख चुके हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस अब क्या होता है, हम किस तरीके से वापस से अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने की कोशिश करते हैं, तो उससे रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये चीज़ें कि कैसे 1600 से 1700 के बीच में हमारी इकोनॉमी एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, 23 to 24.4% का, यानी कि लगभग 1/4 कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी का पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में रहता है एज फार एज जीडीपी इज कंसर्न। अब ये धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है 1700 के बाद। तो क्या रीज़न है? ऑब्वियसली ब्रिटिश जो है वो आ जाते हैं 16.6% पे रह जा 16.1% पे रह जाता है, और आखिर में 1947 जब वो छोड़ के जाते हैं तब हमें पता है कि इंडिया का जो ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 3% रहता है। अब ये देखिए, इस ग्राफ को जो है हम ऊपर लाने की कोशिश करते हैं बहुत ही धीरे धीरे, आराम आराम से। और वो कोशिश किस तरीके से है, किस तरीके से इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का जो है काम हम करते हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो 7.3% का कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबल जो जीडीपी है उसमें। तो इंडियन जीडीपी का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टोटल ग्लोबल जीडीपी अगर 100 रुपीज़ का जो है टोटल वैल्यू है, जीडीपी का जो मीनिंग है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस अगर हम देखें हमारे इकोनॉमी के टर्म्स में, तो उसका मतलब होता है टोटल। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का, उस प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उसकी टोटल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली, हमारा जो इंडिया है उसके अंदर डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी चीज़ें बन रही हैं, राइट, उन्हें खरीदा जाएगा, उससे प्रॉफिट होंगे। वो जो प्रॉफिट हो रहा है, जो खरीदा जा रहा है, उसका जो कॉस्ट है, सारी चीज़ें आते हैं इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। टोटली कितना प्रोडक्शन हुआ, राइट। तो ये जो प्रोडक्शन है उसमें पूरा वर्ल्ड में भी इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो अब 2021 की अगर हम बात करें लेटेस्ट, तो 7.3%, यानी कि 100 रुपए अगर पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें 7.3% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का शेयर है। तो 3 से 7.3% पर जो हम आए हैं, काफ़ी साल लग गए, बट ये जो हमने किया है उस जर्नी को हम ट्रेस करेंगे इस सेशन में और आगे के सेशन में, राइट। तो इसमें कई सारे लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे एम एस स्वामीनाथन जी, जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और हम जानते हैं कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट से जो है वो जुड़े हुए थे। तो इस वजह से एग्रीकल्चरल फील्ड को सबसे पहले संभालना, और इंडिया को क्या होता था, इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर ऐसा बन गया था कि बाहर से हमें फूड ग्रेन्स, फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना पड़ता था। अब धीरे धीरे हम सेल्फ सफिशिएंट बने। सेल्फ सफिशिएंट यानी कि अपने खुद को खिलाने लायक हम खुद पैदावार जो है, क्रॉप जो है, उन्हें ग्रो कर सके। तो वो सेल्फ सफिशिएंसी बनाने में बहुत ही बड़ा रोल रहा है इनका। और ये चीज़ें की गई विद द हेल्प ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। आगे के जो चैप्टर्स उनमें हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यस हम जो मैकेनिज्म है वो देख रहे हैं। तो किस तरीके से हम नियर स्टैग्नेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को इग्नोर किया गया इंडिया में, सोशल सेक्टर को इग्नोर किया गया। सोशल सेक्टर यानी कि पीपल के वेलफेयर को तो ब्रिटिशर्स देखते ही नहीं थे, तो उसको इग्नोर किया गया। क्वालिटी जो लेबर की है वो काफ़ी लो क्वालिटी थी। लो क्वालिटी होने का क्या मतलब है, उनके जो स्किल सेट है वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बस मजदूरों की तरह, लेबर यानी कि लेबर ही बने रह गए, और मजदूरों की तरह काम करने के लिए जो ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर मोस्ट ऑफ द इंडियंस को यूज़ किया जाता था। तो क्वालिटी ऑफ लेबर वाज लो। ट्रांसपोर्ट जो उन्होंने स्टार्ट किया था, रेल स्टार्ट की थी, ट्रेन पहले स्टार्ट की थी 1853 में, तो वो स्टार्ट की थी फॉर देयर ओन इंटरेस्ट,
अपने प्रोडक्ट्स को अंदर तक पहुंचाने के लिए, उन्हें बेचने के लिए ही किया था, इंडिया के लिए नहीं, राइट। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को पूरा ट्रेस कर रहे हैं कि कैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस हम आगे बढ़े। तो यहाँ अगर हम 1947 की बात करें, सबसे पहला जो चीज़ हमारे सामने, सबसे पहली चीज़ थी कि हमें जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में लानी होगी। बहुत सारे लोग इंडिया के एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, तो हमने सबसे पहले इनिशियल के जो 5 ईयर प्लान है उसमें एकदम टारगेटेड फोकस किया कि एग्रीकल्चर पर हम ध्यान दें, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी हम आगे के जो सेकंड 5 ईयर प्लान से हम ध्यान देने लगे। तो किस तरीके से हमने ये किया, तो हम देख रहे हैं 1947 में इंडिया का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 3% है। अब ये 3% से 2021 में 7.3% पर कैसे आया, तो सारे स्टेप्स हम ट्रेस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन 5 ईयर प्लान्स के थ्रू एग्रीकल्चरल फील्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दिया। हम एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी बनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो ये पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या क्या हमने किया। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने बताया आपको, इंपोर्ट हम करते थे सारे फूड ग्रेन्स। अब हम ये कर रहे हैं कि हम अपने लिए तो बना पा रहे हैं, अपने लिए तो क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं, साथ के साथ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज के डेट में तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो फूड क्रॉप्स है, राइस है, वीट है, इन सबको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इतना सेल्फ सफिशिएंट, एंड हम जो है सपोर्ट भी करने लगे हैं बाकी कंट्रीज को। और स्टेट कैपिटलिज्म उस समय था। स्टेट कैपिटलिज्म एक ऐसा मिश्रण है इकोनॉमिक टाइप का, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज को, मोस्ट ऑफ द हमारे जो सेक्टार्स हैं उसमें एक तरीके से खुद का कंट्रोल रखती थी, राइट। और थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने जो है अलाउ किया कुछ सेक्टर्स में। तो ये हम कह सकते हैं दोनों ही चीज़ें हैं स्टेट कैपिटलिज्म, राइट। तो ये चीज़ें थी, और यहाँ पर एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया हमारे एम एस स्वामीनाथन जी ने। एम एस स्वामीनाथन ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस का जो हमारा टॉपिक है उसको भी, सेक्टार्स जब हम डिस्कस करेंगे बाकी चैप्टर्स में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसका मतलब ग्रीन, आप समझ पा रहे होंगे, क्रॉप्स को और भी तेजी से ग्रो करना। कैसे ग्रो करना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करके, और उससे जो भी आप लेट से पहले आप 100 एकर्स या फिर 100 हेक्टेयर्स ले लूँ मैं, वहाँ पर अगर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो उसके सामने आपको जो भी आउटपुट आ रहा है, लेट से 1000 क्विंटल्स जो है आपका राइस बन रहा है। अब हाई यील्डिंग वैरायटी से क्या होगा, ये 1000 बढ़ के 2000 3000 इतना जो है राइस प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी के जो क्रॉप्स है उन्हें ग्रो करने का काम इन्होंने किया, और उसको भी विद द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हम लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ऑब्वियसली जो है शॉर्ट टाइम के लिए। अब ये तीन सेक्टर से रिलेटेड डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अलग अलग फेजेस में। सबसे पहला एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो 53% जीडीपी जो उस समय था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता था, ठीक है। 100 रुपीज़ हमारी जीडीपी है, तो 53% इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ये सब आ जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर था सर्विसेज सेक्टर, जो कि 30.3% का कंट्रीब्यूशन दे रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर 16.6% का कंट्रीब्यूशन दे रहा था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में कभी भी हम ये कह सकते हैं कि टॉप पर नहीं आया है, एग्रीकल्चर पहले टॉप पर था और उसके बाद सर्विसेज सेक्टर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब 1980s की अगर हम बात कर लें तो 1981 में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और 1980, 81, 82 का टाइम ऐसा था जब सर्विसेज सेक्टर जो है वो आगे बढ़ने लगा, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अब एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा हो गया, राइट। तीनों एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ और इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर का बढ़ा। क्यों, हम ध्यान दे रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ये सब एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी पे ध्यान दे रहे थे, बट सर्विसेज सेक्टर का बूम जो हुआ उस समय, सर्विसेज सेक्टर क्या है, जो भी हमारे आईटी फर्म्स हैं, इसके साथ अलग अलग कॉल सेंटर्स एंड आउटसोर्सिंग जो होती है पूरे देश दुनिया से, तो वो आउटसोर्सिंग इंडिया में होती है, और इंडियन जो स्किल्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंट पीपल हैं वो उन्हें हैंडल करते हैं। साथ में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो इंडिया का बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस सेक्टर काफ़ी आगे बढ़ गया
इन 1980-81 के टाइम में, और इसने एग्रीकल्चरल सेक्टर को पीछे छोड़ दिया, राइट। तो 36.1% एग्रीकल्चरल सेक्टर जो कि कम होता गया, सर्विसेज सेक्टर का 38% कंट्रीब्यूशन था। अब सर्विसेज सेक्टर जो इस तरीके से आगे बढ़ा वो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के टाइम में बढ़ा। तो ये हमारे लिए एक फैक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान क्या है? हम हर 5 सालों के लिए 1950s के बाद में हर 5 सालों के लिए हम जो है एक प्लान बनाते थे कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हमें जो है आगे के 5 साल हमारी इकोनॉमी को ऐसे संभालना है, राइट। यहाँ पे क्या किया गया? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही थी, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही थी और इन सेक्टर्स को सपोर्ट कर रही थी। लिबरलाइज्ड इम्पोर्ट पॉलिसीज थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट का कंट्रोल यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा हमें दिख रहा है। ऑल्दो पार्टिसिपेशन प्राइवेट का था इस टाइम में 1947-80s के बीच में, बट यहाँ पे क्या है? आगे हम ये देख रहे हैं कि लिबरलाइज्ड इंपोर्ट पॉलिसीज में एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है वो लिबरल बन गई। यानी कि जो इम्पोर्ट चीज़ें हम कर रहे हैं उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगते हैं। पहले तो 140% तक का भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगता था कुछ चीज़ों पे। इसको लिबरलाइज करने का मतलब है इस इम्पोर्ट ड्यूटी इस टैक्स को कम कर दिया गया, दैट से 40% कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड लिबरलाइज्ड, राइट। तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे कई सारे स्टेप्स लिए गए कि इंपोर्ट्स हम अच्छे से कर सकें एंड इवन एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट किया गया। मैन्युफैक्चर ऑफ लग्जरी गुड्स ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, ये हमने किया। अब इसके साथ आगे जो 1990 से 2008 का समय है, 2008 हमने क्यों चुना? 2008 एक पॉइंट है जहां पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। तो इसके बीच में क्या हुआ? यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्विसेज सेक्टर एकदम बूम कर जाता है और एकदम आगे निकल जाता है। और हम कह सकते हैं सेकंड नंबर पर अभी भी एग्रीकल्चर है और थर्ड नंबर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर है। सर्विसेज सेक्टर का 60.9% का कंट्रीब्यूशन अभी भी इतना जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है। और यहाँ पर हमने 1990 में एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस देखा। तो ये दो ईयर्स यहाँ पर आप देख रहे हो, 1990 एंड 2008, बड़े क्राइसिस हमने देखे। आगे भी और हम डिस्कशन करेंगे बाकी चैप्टर से इससे रिलेटेड, बट एक ओवरव्यू अगर हम ले तो 1990 में ऐसा हालत हो गया था हमारी इकोनॉमी का कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे। फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं? बाकी कंट्रीज के जो करेंसीज हैं वो हमारे पास होने चाहिए। इंडियन करेंसी तो है, बाकी कंट्रीज के करेंसी हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम जो भी हमारे ऑब्लिगेशन है उनको कंप्लीट कर सके। अब ऑब्लिगेशन क्या है? हमने लेट्स से यूएस से लोन ले रखा है, तब उस केस में हम क्या करेंगे? यूएस को ये पैसे लौटाने होंगे तो डॉलर्स में आपको लौटाने होंगे, रुपी नहीं लौटाओगे। रुपी वो क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, ये करेंगे, नहीं होगा वो। तो डॉलर्स में आपको लौटाने होंगे, तो डॉलर्स आपके पास होने चाहिए कि आप लौटाओ, है ना। तो डॉलर्स हमारे पास एकदम कम हो गए थे, इतने कम हो गए थे कि हम जो फॉरेन और भी कंट्रीज हैं जहाँ से हम ऑयल खरीदते हैं, वो ऑयल खरीदने के लिए ओनली 2 वीक्स के ऑयल खरीदने जितना पैसा हमारे पास बच गया था। अब सोचो अगर ऐसा कोई सिचुएशन किसी के साथ आता है जो 2 हफ्ते का खाना सिर्फ खरीद पा रहा है आगे, तो बहुत बड़ा क्राइसिस है ना। तो हमारे पास ये जो डॉलर्स थे वो नहीं थे, तो हमने ये डॉलर्स लिए फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स ये थे कि हम अपने इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरलाइज बनाएं, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करें। तो हम लेकर आए एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें हमने की। ये क्या है सर? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? तो लिबरलाइजेशन में हमने ये किया कि पहले लाइसेंस राज चलता था कि आपको फैक्ट्री खड़ी करनी है तो लाइसेंस लेना है, आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लाइसेंस लेना है, ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करने हैं तो लाइसेंस लेना है, वर्कर्स को निकालना है तो लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये लाइसेंस राज चलता था, तो उसे हमने हटाया, गवर्नमेंट ने हटाया और कहा कि इंडस्ट्रीज जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ऑल्दो कई कुछ लिमिट्स है लॉ के हिसाब से, बट लाइसेंस अब कम कर देंगे हम। प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज, कई सारे सेक्टार्स को प्राइवेटाइज किया गया और यहाँ पर प्राइवेट जो सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया। और ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पर हम बाकी कंट्रीज के साथ, इकोनॉमीज के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ और भी ज़्यादा लिंक अपने आप को करने लगे, हमारी इकोनॉमी को करने लगे। और 8 5 ईयर प्लान में इसका नतीजा ये होता है कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ने लगती है, जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% हो जाती है, राइट। तो इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। फॉरेन कैपिटल भी हमें जो है मिलता रहता है,
ग्लोबल इकोनॉमिक बूम होता है इसके बाद में, हमने जो स्टेप्स लिए थे उसका नतीजा ये होता है। 2002, 3 और 6, 7 के बीच में 8.6% हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हो जाती है, और इंडिया सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी जो है बन जाता है पूरे दुनिया में, राइट। तो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारा इंडिया जो है बन जाता है इस पीरियड में। तो 2008 में फिर ऐसा कुछ होता है, एक जो है कोलैप्स होता है जिसे लेमन कोलैप्स कहा जाता है, और ये एक बहुत ही बड़ी ऐसी फर्म है, ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। अब ये कंपनी फेल होने के साथ, फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब है भाई इसका लिंक जो है बैंक से है, इसका लिंक इंश्योरेंस कंपनी से है, इसका लिंक पेंशन फंड्स के जो कंपनी से उनसे है, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से भी है, राइट, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, और कई कंट्रीज़ के गवर्नमेंट से। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो सेक्टर्स है वो फेल होने लगे। जब ये फेल हुआ कई रीज़न से, तो कई सारे जो सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, पेंशन, हर जगह इसका असर हुआ, और इसकी इंटरलिंकेज के वजह से बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस हुई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस उस समय। इंडिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था हालांकि, बट यस इफेक्ट तो हुआ था। एवरेज ग्रोथ रेट इस समय पर हमारे जो है 2008 से 21 के बीच में 6.7% रही, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया एक्चुअली जीडीपी जो हमारा रैंकिंग है इन जीडीपी, ये थर्ड रैंक हम आ जाते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? जीडीपी दो कंट्रीज की अगर आपको कंपेयर करनी है तो आप क्या करोगे, लेट्स से इंडिया का जीडीपी जो है वो रुपीस में हम कैलकुलेट करेंगे कि पूरा प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है। अब यूएस का जो जीडीपी है वो किस में हम कैलकुलेट करेंगे? डॉलर्स में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना एक दूसरे में, या तो ये हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, ये हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे, तभी कंपेयर कर सकते हैं कि किसका जीडीपी ज़्यादा और कितना ज़्यादा, किसकी रैंकिंग क्या है, राइट। तो ये कन्वर्शन जो किया जाता है करेंसी का, वो कन्वर्शन का जो रेट है वो एक्चुअली डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस थिंग्स। कन्वर्शन का रेट इंटरनेशनली मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर, यानी कि जो अलग अलग डिमांड सप्लाई है इन डॉलर्स की, रुपीस की, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। बट एक और तरीका है ये कन्वर्शन को डिसाइड करने के लिए, उसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। यानी कि एक बास्केट ऑफ गुड्स लिया जाता है और इसको देखा जाता है कि अगर ये बास्केट ऑफ गुड्स इंडिया में बिकेगा तो कितने रुपीस मिलेंगे, अगर ये बास्केट ऑफ गुड्स यूएस में बिकेगा तो कितने डॉलर मिलेंगे। तो लेट्स से इंडिया में बिका तो 500 रुपीज़ मिले, और यूएस में $50 मिले, ठीक है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो $1 पे 10 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक्सचेंज रेट बैठ रहा है, तो इसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करके उसके बेसिस पर जब हम जीडीपी को कंपेयर करते हैं वो हम कह सकते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो थोड़ा सा अलग है, और इन टर्म्स में इंडिया थर्ड रैंक पे है, राइट। पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो है हमने देखा था काफ़ी कम हो रही थी, बट अब जो है 2019 में $1891, अब ये भी कम है, बट यस वी आर ट्राइंग। वर्ल्ड बैंक जो है अलग अलग इकोनॉमीज को क्लासिफाई करता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, जो है बेस्ड अपॉन द इनकम। जो हाई इनकम इकोनॉमीज है, मिडिल इनकम इकोनॉमीज है, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स एंड लोअर इनकम इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से चार कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, और उनमें से इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, क्योंकि इसका जो रेंज है 996 से 3895 है, और इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है? 1891। पर कैपिटा इनकम क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हर एक व्यक्ति पे पॉपुलेशन अगर हम देखें तो पूरा जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन जो हमारी इनकम है उसको पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड करेंगे, लेट्स से 1000 रुपीज़ पूरे कंट्री की इनकम है, 100 लोग हैं इंडिया में, तो ऐसे में क्या होगा, पर हेड 10 रुपीज़ का हम इनकम कर पा रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप फटाफट से इस क्वेश्चन को आपको जो है आंसर करना है। इंडियन इकोनॉमी इज रैंक डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। तो हमें पता है कि इसका सही जवाब जो है वो थर्ड है, सी विल बी द राइट आंसर। थर्ड रैंक ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमिक्स कंसिडरिंग पर कैपिटा इनकम इनटू डैश कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करता है अलग अलग जो इकोनॉमीज है उनको, बेस्ड अपॉन इनकम।
ओके सॉरी, आंसर आ गया। आई होप आपने नहीं देखा होगा। एंड यस, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, और यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। और साथ में हमारा जो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि एक लिंक आपको दी गई है 400 क्वेश्चंस की फाइल की, और उसमें आप जो है अपना किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आप देख सकते हो। साथ में आप अपना ईच एंड एवरी चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी सारे चैप्टर्स उसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आपको दिए गए, तो एक क्वेश्चन बैंक जैसा है, राइट। तो इसको आप जो है अपने प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आप लिंक में हमारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको क्लिक करेंगे तो यू कैन डाउनलोड इट, राइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।